नमस्कार, जय हिंद मेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी, उनके छोटे भाई बहन, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं भारत में जिनका डाउट है कि यार हमने सर 12th तो कर ली है, 12वीं तो कर ली है, बट एक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। इवन ये भी समझ नहीं आ पा रहा है कि ठीक है भाई, अगर हम नौकरी की भी तैयारी करें तो वो कौन सी नौकरी होनी चाहिए जिसकी तैयारी हम करें। इसके साथ साथ बहुत सारे एस्पिरेंट, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी जॉब बेटर है, कौन सी जॉब बेस्ट है। और उन भाई बहनों, मतलब जो बड़े एस्पिरेंट हैं, उनके छोटे भाई बहन जो हैं, जो अभी जस्ट 12th पास किए हैं और पिछले 3-4 महीने से समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किस दिशा में अपना रास्ता बनाएं, किस दिशा में चलें कि हमें मंजिल मिल जाए। तो उन विद्यार्थियों के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन सभी के लिए ये एक वीडियो में लेकर आया हूँ जिसमें मैं कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि भाई 12th तो आप पास हो गए, आपने एक तो बेसिकली मान लीजिए अपने जीवन का पड़ाव पार कर लिया है। अब दूसरे पड़ाव में आप क्या वो सही कदम उठाएं, क्या वो सही स्टेप लें जिसके माध्यम से आने वाले जितने भी आपके जीवन के वर्ष हैं उसमें आप सफलता की अलग अलग ऊंचाइयों को छू पाएं और आसानी से आप सिंपल साधारण जीवन से आराम से जी पाएँ। मतलब बहुत अच्छे से आपको ये ना सोचना पड़े कि भाई किस तरीके से कल खाने का इंतज़ाम होगा या फिर किस तरीके से मैं अगली नौकरी को ढूंढूंगा, अगली नौकरी मैं पा पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका एक एक डाउट जो है वो क्लियर करता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मेरा यहाँ पर मोटिव ये रहने वाला है कि 12th पास जो विद्यार्थी है उसे एक सही दिशा में दिखा सकूँ। ठीक है, सही दिशा क्या है। देखिए, 12th पास विद्यार्थी के हाथ में बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो प्राइवेट नौकरी कर सकता है, प्राइवेट कोर्स कोई कर सकता है, या फिर उसके पास एक ये ऑप्शन भी हो सकता है कि वो बेसिकली जो डिस्टेंस एजुकेशन होती है ना, जहाँ पे हमें कॉरस्पॉन्डेंस जिसे कहते हैं कि भाई हमें रेगुलर बेसिस पे कॉलेज नहीं जाना होता है और हम घर बैठे बैठे ही साल में 2 बार जो पेपर होते हैं उन पेपरों को देकर अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको अपनी तरफ से ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक बहुत इस प्रकार के कोर्स में किसी में एडमिशन नहीं ले रहे हैं जहाँ पे आपको टेक्निकलिटी सीखनी है, जैसे मान लीजिए आपको यार बीएससी ही करनी है या फिर आपको बीए करनी है, आपको बीकॉम करना है और आपका मोटिव ये है कि भाई मैं तो बीबीए कर लेता हूँ, बीकॉम कर लेता हूँ, ऐसा कोई कर लेता हूँ जिसमें मुझे ज़्यादा एफर्ट ना मारना पड़े, मतलब टेक्निकलिटी मुझे ना सिखानी पड़े। जैसे बीटेक अगर आप करेंगे तो आप जानते हैं आपको जाकर सीखनी ही पड़ेगी। मगर यदि आपका मोटिव है कि मैं बीए या बीकॉम में से ही एक कुछ करना चाहता हूँ, केवल मुझे डिग्री ही चाहिए आने वाले समय में, तो आपके पास एक अच्छा खासा समय है। आपके पास 3 से 4 साल का, मतलब बेसिकली 3 साल का तो मिनिमम आपके पास समय है। उस 3 साल का समय का आप यूटिलाइज़ कैसे करेंगे। देखिए, आप आज अगर एक सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू करते हैं तो मैं उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपके साथ साझा करता हूं और पहले ये बताता हूं कि कौन कौन सी पोस्ट ऐसी हैं जो आपके पास अभी करंटली आप जिनके फॉर्म फिल कर सकते हैं और आने वाले समय में आप कैसे अपने टारगेट लक्ष्य को बड़ा बना सकते हैं। देखिए, अल्टीमेट जॉब्स आपको मिलती हैं सर एसएससी के रिगार्डिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत आपको बहुत बढ़िया नौकरियां मिलती हैं। सबसे पहले मैं बात करूं सीएचएसएल की, 12th बेस ही नौकरी है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप अभी इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, अभी तो बेसिकली वैकेंसी आप इन रखी है, जो आई थी उसके फॉर्म फिल हो गए। आपको लक्ष्य तय करना है, पहले आपको डिसाइड करना है कि सर ठीक है, आप मुझे जब मार्गदर्शन दे रहे हो तो मुझे ये बता दो कि मेरा पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर देखो आप एक मजबूत विद्यार्थी हो, आपकी मैथ्स पे अच्छी कमांड रही है, इंग्लिश पे अच्छी कमांड रही है, तो डेफिनेटली तब भी आप शुरू कर सकते हो। कमांड अच्छी नहीं रही है, मान लो 12th में केवल 55% मार्क्स ही बने हैं, तब भी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये 2 लक्ष्य, अगर आप 12th पास हो गए हो तो आपको ये 2 लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। ठीक है, सीएचएसएल और एमटीएस। और जब मैं कह रहा हूँ ना कि भाई आप आने वाले समय में एक ग्रेजुएशन की डिग्री तो ले ही लोगे, बीए कर लोगे या तो बीकॉम, ऐसा कुछ तो आपने कर ही लेना है। ठीक, तो इनको करते करते ऑटोमेटिकली मंजिल आपको ये वाली भी मिल जानी है, मगर शुरुआत यहाँ से करना बेहतर रहेगा अगर जस्ट आप अभी 12th पास हुए हैं तो। ठीक है, सीएचएसएल के लिए मैंने कहा कि 12th पास ये जॉब है, और एमटीएस की अगर मैं बात करूँ ये 10th पास जॉब है। सीएचएसएल की नौकरी की मैं बात करूँ ये 12th पास जॉब है सर, और सीजीएल की सॉरी अगर मैं एमटीएस की नौकरी की बात करूं तो ये 10th पास है, और सीजीएल की जब मैं बात करूंगा तो ये ग्रेजुएट बेस जॉब आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, ये ग्रेजुएट बेस आपको नौकरी जो है देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आप कैसे कह रहे हो कि सर आप सीएचएसएल की तैयारी करो, सीजीएल की भी हो जाएगी, एमटीएस की कर रहे हो तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा, सीजीएल में भी सीएचएसएल में भी। इसमें ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है इसमें? सब्जेक्ट्स कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है? इसमें सब्जेक्ट्स जो है ना वो कॉमन आपको देखने के लिए मिलेंगे, मतलब सब्जेक्ट्स इसमें आपको कॉमन मिलेंगे। कैसे? देखो, चाहे आप एमटीएस की तैयारी करो, चाहे आप सीएचएसएल की तैयारी करो, या फिर आप सीजीएल की तैयारी करो, इन तीनों ही एग्ज़ाम्स में आपको इंग्लिश भी नज़र आएगी, इन तीनों ही एग्ज़ाम में आपको जीके भी नज़र आएगी, इन तीनों ही एग्ज़ाम में आपको मैथ्स भी नज़र आएगी, और इन तीनों ही एग्ज़ाम में आपको रीजनिंग जो है वो भी नज़र आनी है। सेम
इंग्लिश यहाँ पर भी आपको मिलेगी, मैथ्स यहाँ पर भी आपको मिलेगी, जीके यहाँ पर भी आपको मिलेगी, और रीजनिंग जो है वो भी यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलती है। सेम यहाँ पर है सर, यहाँ भी आपको इंग्लिश, मैथ्स, जीके और रीजनिंग ये वाला क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। पर जो एस्पिरेंट पहले से तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे यहाँ पे जो तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके मन में सवाल आएगा कि चेतन सर मगर एमटीएस में तो मैथ्स और रीजनिंग जो है वो जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब केवल 12 ही तो क्वेश्चन सही करने हैं, टोटल ओवरऑल हमें मिला के 20-20 पूछे जाएंगे किसके, मैथ्स और रीजनिंग के, उसमें से तो केवल हमें 12 ही टोटल क्वेश्चन सही करने हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग, एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें मैथ्स और रीजनिंग जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर होती है। मैंने बोला सब्जेक्ट कॉमन है, सब्जेक्ट कॉमन है। देखो यार उन 12 क्वेश्चंस को भी पास करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वो 12 भी हवा में टिक नहीं हो जाएंगे, समझ पा रहे हो ना, वो 12 भी हवा में टिक नहीं हो जाएंगे। तो यकीनन मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप यहाँ से तैयारी शुरू करिए CHSL से। 12th पास कर ली है, 12वीं आप पास कर चुके हो, CHSL से तैयारी शुरू कीजिए। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके ये सब कुछ यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और जब आप इसकी तैयारी करेंगे ना, टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, मगर पहले पेज पर मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाया हूँगा कि आपको किसकी तैयारी से शुरू करना चाहिए कम से कम। और बाकी आपकी अपनी सेल्फ है। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी ग्रेजुएट वाला भी देख रहा है, जो भाई 3rd ईयर में पहुँच चुका है, 2nd ईयर में है, फाइनल सेमेस्टर के पेपर देने वाला है, तो भाई आप डेफिनेटली सीजीएल के अकॉर्डिंग इसको समझिएगा। अब कोई विद्यार्थी जस्ट 10th ही पास है, वो कह रहा है भाई मैं भी एक सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन करना चाहता हूँ, तो आप एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा। ठीक, चलिए अगली स्लाइड खोलूँगा सर। एसएससी एग्ज़ाम्स में मेनली 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैंने आपको बताया। मैंने बोला कि आपको मैथ्स कवर करनी पड़ेगी, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और अवेयरनेस, इसके साथ साथ करंट अफेयर। तो ये तो हो गया कॉमन। मैंने कहा कॉमन ही आपको लेके चलना पड़ेगा, कुछ बहुत अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि एमटीएस के एग्ज़ाम में वो फ्रेंच पूछ रहा है और CHSL के एग्ज़ाम में जर्मनी पूछ रहा है, जर्मनी की भाषा, ऐसा नहीं है, कॉमन है। आप तीनों, चारों, पाँचों जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप जानते हैं कॉमन है मामला। हाँ हो सकता है वहाँ पे कंप्यूटर एडिशनल है, बट बाकी मैक्सिमम चीज़ें कॉमन ही है ना। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूँ सर, फाउंडेशन को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। 12th के बाद कम से कम आपको देखो 8 महीने, 6 से 8 महीने का समय देना पड़ेगा। इस 6 से 8 महीने की अवधि के दौरान आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको एनसीईआरटी से संबंधित यहाँ पर काम करना चाहिए, मैथ्स में बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इंग्लिश में भी आपको बहुत बढ़िया काम यहाँ करना चाहिए, रीजनिंग में भी आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर काम करना चाहिए, और जीके में भी। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, आपको डेली कितने आवर्स यहाँ पर काम करना चाहिए, मतलब डेली कितने आवर्स यहाँ पर आपको स्टडी करनी चाहिए, तो आपका डेली जो टाइम टेबल यहाँ पे होना चाहिए ना, डेली टाइम टेबल की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो मैं कम लेकर आया हूँ इसमें फाइल में लिखा हुआ, मगर मैं आपको कहूँगा अभी से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपको 8 घंटे डेली के आसपास जाना चाहिए। मिनिमम कहूँ तो 6 से 8 घंटे आपको डेली के आसपास जाना चाहिए। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना चाहिए आपको कि भाई मैथ्स में मुझे कैसे कवर करनी है, कौन से, मैं 2 घंटे मैथ्स ही पढ़ूंगा आज, मैं इंग्लिश में 1.5 घंटा आज पढ़ूंगा, मैं रीजनिंग के लिए 1 घंटा निकाल रहा हूँ सर डेली बेसिस पे, मैं जीके के लिए सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर रहा हूँ कि भाई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं इस दिन हिस्ट्री और पॉलिटी ही कवर करूँगा केवल, उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे मैं साइंस में भी भाग लूँगा और ज्योग्राफी, इनको भी कवर करूँगा। इस तरीके से प्रॉपर स्ट्रक्चराइज आपको जो टाइम टेबल है अपना वो तैयार करना चाहिए। जब आप वो स्ट्रक्चराइज टाइम टेबल तैयार करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ठीक है भाई। ठीक, देखो पहले महीने तो आपको हवा भी नहीं लगेगी, पहले महीने तो आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है यार शायद नहीं होगा मेरे से, मगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसी ही मंजिल पर, मतलब इसी रास्ते पर धीरे धीरे करके जब आप आगे चलेंगे तो आपको बहुत पास दिखेगी मंजिल। आपको लगेगा कि अगर मैं नहीं उस मंजिल तक पहुंच सकता तो मुझे नहीं लगता कि मेरे से आगे वाला भी उस मंजिल पे पहुंच पाएगा। और देखो ये वाला प्रोस्पेक्ट, ये वाला माइंडसेट आपको कहीं ना कहीं रखना ही पड़ेगा। ठीक, ये सब पॉइंट समझ आए। मैंने आपको बताया कि अगर आपने 10th करी है तो भाई एमटीएस, आपको लगता है एमटीएस तो एमटीएस, 12th हो गई है CHSL, आप ग्रेजुएट फाइनल ईयर में है तो आपको CGL की तरफ मूव करना चाहिए। अब आपको बेनिफिट समझाता हूँ सर सरकारी नौकरी के, क्योंकि कई बार ना हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, हमें समझ नहीं आता अरे सर क्या ही लाभ है। बेनिफिट समझाता हूँ। देखो सर सबसे बड़ा बेनिफिट तो यहाँ पर है कि आपको मंथली बेसिस पर एक फ़िक्स, एक तय अमाउंट जो है
आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आपको किसी को फ़ोन करके ये बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई तारीख हो गई है सर, सैलरी नहीं आई है मेरी। आपको नहीं बोलना पड़ेगा, लिटरली आपकी मंथली बेसिस पर सैलरी जो है क्रेडिट होगी। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं सर, अच्छी खासी मेडिकल फैसिलिटीज़। जैसी आपको पोस्ट मिलेगी उसके हिसाब से सैलरी आपकी फ़िक्स रहेगी, तय रहेगी। और भाई DA TA जो है वो बढ़ता ही बढ़ता है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको भी मिलेगी आपके परिवारजनों को, मतलब माता पिता शादी करेंगे आगे चल के, धर्मपत्नी या पति, उनको भी वो फैसिलिटी, इवन बच्चों को भी फैसिलिटी, ठीक है। इसके साथ साथ सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, कर्मचारियों के लिए। आप जानते हैं बोनस भी मिलता है, वो सब चीज़ें, वो सारी सुविधाएं भी आपको यहाँ पर मिलेगी। और एक परमानेंट जॉब यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। एक यहाँ पर परमानेंट जॉब जो है वो आपको मिलेगी। और प्रमोशन के चांसेस आपको पता है पूरे के पूरे ही रहते हैं, ठीक है ना। प्रमोशन भी आपको डिपार्टमेंट में मिलेगी। जब प्रमोशन मिलेगी सैलरी इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा समय समय पर, मतलब प्रति 10 वर्ष में, एवरी 10 ईयर, प्रति 10 वर्ष में एवरी 10 ईयर आप देखते हैं कि पे कमीशन भी आता है। क्या आता है? पे कमीशन। और उस पे कमीशन में भी आपकी सैलरी जो है वो बढ़ती है। बाकी एवरी ईयर और एवरी 2 ईयर भी आप देखते हैं सैलरी आपकी इंक्रीमेंट होती है। एवरी ईयर भी आप देखेंगे सैलरी आपकी इंक्रीज़ होती ही है सर, ठीक है ना। TA जो है वो बढ़ता है, उसकी बेसिस पर आपकी सैलरी बढ़ती है। तो बेनिफिट्स तो ये हैं, और इन बेनिफिट्स को अगर आप कंक्लूड करोगे थोड़ा सा अपने तरीके से तो आपको समझ आएगा वास्तविक तौर पे ये तो बड़े बेनिफिट है, ठीक। चलिए अब एक बार मैं आपको सैलरी से भी रूबरू करवाना चाहूँगा कि भाई कितनी सैलरी है जो आपके अकाउंट में आप देखेंगे क्रेडिट होती हुई आपको नज़र आएगी। फिर थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम पैटर्न से एक बार मिलवाऊँगा, एग्ज़ाम पैटर्न से फिर आपकी एक बार मुलाकात करवाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले CHSL की ही बात करता हूँ। ये जो यहाँ लिखा है ना बेसिक पे है, ये बेसिक पे है। आपके हाथ में लगभग कितनी आएगी? यहाँ पर आपके हाथ में मान लीजिए 38 से 40 हज़ार के आसपास। ये है अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। किसके आधार पे? 7th पे कमीशन के आधार पर, ठीक। अगर आप आज तैयारी करते हैं तो आपको 8th पे कमीशन पे सैलरी, 8th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलेगी। मतलब ये जो बेसिक पे यहाँ लिखा हुआ है ना 25,500, यहाँ पे बेसिक पे जो लिखा हुआ है DO का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 25,500, तो ये 25,500 लगभग उठा के सोच लीजिए 50,000 के आसपास आ जाएगा। 50,000 के आसपास ये बेसिक पे आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर 1.8 फिटमेंट फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करूँगा तब भी तकरीबन मान लीजिए 43-44 हज़ार के आसपास या 45 हज़ार के आसपास ये होगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू 8th पे कमीशन आपकी सैलरी तकरीबन 60,000 के आसपास गिरेगी, 60,000 के आसपास। मतलब 20,000 का जंप डायरेक्ट लगेगा, और इतनी आपको मिलेगी क्योंकि आप तैयारी आज शुरू कर रहे हैं और 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन लागू हो जाएगा 8वां वेतन आयोग, ठीक। इसके अलावा ये लेवल 4 की नौकरी है। ये CHSL में सबसे बड़ी मान लीजिए पोस्ट एक तरीके से। बाकी ये लेवल 2 की है, LDC 19,900 पे कमीशन, मतलब 19,900 बेसिक पे है। ये बेसिक पे है, सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी बहुत ज़्यादा मिलेगी इससे, सैलरी इससे बहुत ज़्यादा मिलेगी। ये बेसिक पे है, यहाँ पे दुगनी मान लीजिए लगभग सैलरी इससे, ठीक। इसके अलावा पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये भी PA और SA की नौकरी है, लेवल 4 की। यहाँ पर भी आपको लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में सैलरी आपको मिलेगी अकॉर्डिंग टू 7th पे कमीशन। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैंने CGL वाली भी रखी है। बेसिक पे अगर मैं बात करूँ AAO की 47,600 बेसिक पे है AAO की। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की भी 47,600 है, लेवल 8 की नौकरी है। इनकम टैक्स मतलब इंस्पेक्टर CBIC, ठीक, इनकम टैक्स एक्साइज में 44,900, ये बेसिक पे है। सब इंस्पेक्टर CBI NIA ये भी 44,900। CSS MEA यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ASO की नौकरी 44,900। इसके अलावा ऑडिटर और अकाउंटेंट CAG और CGDA में 29,200 ये बेसिक पे है। टैक्स असिस्टेंट CBDT में, ठीक है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसमें 25,500। अपर डिवीज़न क्लर्क यहाँ भी 25,500, ये लेवल 4 की है, क्लियर। इसमें अगर आप देखेंगे ना, ये जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है ये बेसिक पे है। ये क्या यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है? तो ये यहाँ पर जो है आपको बेसिक पे नज़र आ रहा है, ठीक। क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर? ये आपको बेसिक पे नज़र आ रहा है। मैंने कहा सैलरी आपको ये नहीं मिलेगी, सैलरी आपको इससे ज़्यादा मिलेगी, क्लियर। तो ये मैंने कुछ सैलरी का आपको अंदाज़ा दिया। MTS की 18,800 के आसपास, 18,100 के आसपास कुछ बेसिक पे आपको नज़र आती है, क्लियर। चलिए MTS की यहाँ पे देखिए 18,000 बेसिक पे जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, ये बेसिक पे है।
ठीक, तो यहाँ भी अच्छी खासी सैलरी आपको देखने के लिए मिल जाती है और फिक्स सैलरी है भाई, मतलब पैसा आएगा ही आएगा अकाउंट में। ये भी ध्यान रखना, बीमार हो गए तो मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी ही मिलेगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ठीक, अब थोड़ा सा कंपैरिजन कर देता हूँ कि भाई अगर आप CHSL की तैयारी करते हैं CGL में क्या बेनिफिट होगा, साथ साथ MTS का भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, CHSL का टीयर 1 100 क्वेश्चन होते हैं सर, 200 नंबर का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग सेम है, ठीक, 1/4 यहाँ पर। इसके अलावा CGL में भी यही आपको देखने के लिए मिलता है, सब्जेक्ट सेम है, लगभग सब्जेक्ट मैंने कहा सेम आपको मिलेंगे, कुछ अंतर नहीं है। हाँ, क्वेश्चन के लेवल में अंतर आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर मैं MTS से इनकी तुलना करूँ दोनों की, तो MTS में मैंने कहा मैथ्स और रीजनिंग 20 क्वेश्चन इसके, 20 क्वेश्चन इसके, मल्टीप्लाई बाय 3 60 नंबर का ये होता है, 60 नंबर का ये होता है। ठीक है, और ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है। और यहीं पर आपको पार्ट 2 एक तरीके से मिलेगा, उसमें इंग्लिश और GK मिलेगी। 25 क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे, 25 क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, 75 यहाँ होंगे और 75 यहाँ होंगे। इनके बेसिस पर मेरिट डिसाइड होगी, मतलब यहाँ भी आपको मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और GK पढ़नी पड़ेगी और यहाँ भी आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो देखो, तय आपको करना है, मगर अगर यदि आप अभी जस्ट 12वीं पास है तो मैं फिर कहूँगा शुरू यहाँ से कर लीजिए। ठीक है, और डायरेक्ट धीरे धीरे करते करते आप यहाँ पहुँच जाएंगे। या फिर मैं आपको एक और सलाह दूंगा कि आप ना, जैसे 6 महीने आपने भाई MTS की तैयारी करी, MTS का फॉर्म डाला, CHSL का फॉर्म डाला, बात बन गई। टाइम लगेगा 1 साल में, लगभग 8 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने में आपका एक एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, अगर सही तरीके से आप रणनीति को फॉलो करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके आपको आगे ही बढ़ना है, आपको CGL की तरफ मूव ऑन करना ही है, क्योंकि कोई भी रुकना नहीं चाहता जीवन में, हर कोई आगे बढ़ना ही चाहता है लगातार। क्लियर? चलिए, अब मैं आपको एक सलाह और देना चाहूँगा कि देखो, ये तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी कि कैसे करना है, बट बहुत सारे विद्यार्थियों का अब यहाँ पर ये डाउट होगा कि ठीक है, आपने ये सब तो हमें बता दिया, मगर ये हम करेंगे कैसे और हम कर पाएंगे, इसकी क्या गारंटी है। देखिए सर, यहाँ पर मैं आपके साथ ये साझा करना चाहूँगा कि इस समय उत्कर्ष के जो आपको कोर्सेज़ मिलते हैं ना, SSC और रेलवे वाले, इन कोर्सेज़ पर साल की सबसे कम फीस गारंटीड, और ये अंतिम 3 दिन यहाँ पर शेष बचे हैं, जिसके तहत अगर आप देखेंगे तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज़ के साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिलते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपये का कोर्स खरीदा है, तो हो सकता है कि अप टू 500 का तो कैशबैक ही उस पर आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर आपके पास पहले से कोई कोर्स है हमारा और वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट वहाँ भी मिलेगा। इसके बाद देखिए, मैंने आपको अभी जितने एग्ज़ाम्स की सलाह दी ना, मैंने आपको CGL की भी सलाह दी, मैंने कहा कि भाई आप CHSL की भी तैयारी करिए, मैंने कहा GD भी चीज़ें कॉमन आपको नज़र आती हैं। ठीक, इसके बाद मैंने कहा भाई दिल्ली पुलिस में भी सब्जेक्ट कॉमन नज़र आते हैं एक्सेप्ट कंप्यूटर। ठीक है, इसके अलावा मैंने MTS के बारे में भी आपको कहा। तो ये जो हमारा मास्टर पास मिलता है ना, इस मास्टर पास के तहत आपको सभी कोर्सेज़ का एक्सेस मिल जाता है, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उनका अलग अलग कोर्सेज़ का एक्सेस आपको मिलता है। अब इसकी ड्यूरेशन है, मैंने कहा कि भाई आपको लगता है स्टार्टिंग में आपको CHSL की तैयारी करनी चाहिए, 6 महीने करिए, पेपर दीजिए, फिर अपना इसी बैच के तहत इसी में आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा CGL के बैच का भी, उसकी भी तैयारी कर लीजिए। ठीक, और अगर आपको लगता है भाई मैं तो ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम के साथ रूबरू करना चाहता हूँ, तो 24 महीने की अवधि के लिए भी ये आपको यहाँ पर मिलता है। साथ के साथ इस समय IB की भी बहुत बढ़िया वैकेंसी आ रखी है, अगर आपने फॉर्म भरा है तो IB ACIO के टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए बैच मिलते हैं, और सिक्योरिटी असिस्टेंट के भी यहाँ पर आपको टीयर 1 टीयर 2 के लिए प्रॉपर बैच मिल जाते हैं। और नामात्र शुल्क में ये बैच है, केवल देखेंगे अगर आप 550 रुपये में, और अगर केवल यहाँ आप देखेंगे तो 1000 रुपये में ये बैच आपको मिलता है। इसके अलावा हमारे टारगेटेड बैचेस भी मिलते हैं। ठीक है, CHSL, CGL, MTS, CPO, इनके टारगेटेड बैचेस भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, तो हमारा फाउंडेशन बैच है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है, फाउंडेशन बैच, और ये शुरू हो रहा है 26 अगस्त से। ये आप ही के लिए है। इसमें आप देखिए CGL, CHSL, CPO, ये तीनों के लिए फाउंडेशन बैच है। इसमें आपकी तैयारी बहुत शानदार, और अभी तो शुरू हो रहा है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये 27 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो ये बैच शुरू होने वाले हैं। इसमें डायरेक्ट आप एनरोल करके तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। प्राइजेस आपको लग रहे होंगे कि सर ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है, इसमें देखो क्या क्या आपको मिलेगा। लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, 620 घंटे से अधिक क्लासेस मिलेंगी, एक्सेस मिलेगा हमारे प्रिय कुमार गौरव सर के सेशंस का भी इसमें आपको एक्सेस मिलेगा, वीकली टेस्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे। और इसमें भी ना प्राइम और स्टैंडर्ड 2 फीचर हैं। जो लास्ट वाले 2 फीचर आप देख रहे हो ना, ये प्राइम वाले बैच के तहत आपको मिलेंगे, जिसमें 14 पुस्तक भी आपको नहीं खरीदनी। मतलब अगर आप मान लो एक पुस्तक 100 रुपये की भी है, तो 14 पुस्तकें, मतलब 1400 रुपये की पुस्तकें तो घर आ रही हैं आपके। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ का भी एक्सेस यहाँ पर इसमें आपको दिया जाएगा। क्लियर?
इसके अलावा हमारा सीजीएल के लिए फाउंडेशन बैच, अगर आप सीजीएल की केवल तैयारी कर रहे हैं तो सीजीएल के लिए भी फाउंडेशन बैच आपको मिलेगा मात्र ये अगर आप देखेंगे 900 रुपये में, और अगर आप प्राइम वाला देखेंगे तो 2200 रुपये में ये बैच आपको मिलेगा। ठीक है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या रह जाए फिर भी इस वीडियो के बाद भी अगर आपको कोई समस्या लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपका सही मार्गदर्शन किया होगा। बैच आप अपनी पसंद से चुन सकते हैं, तैयारी का माध्यम आप अपनी पसंद से चुन सकते हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है। आपको सेल्फ करनी है, डेफिनेट बेसिस पे आप सेल्फ कीजिए। ठीक, बट अगर आपको लगता है कि मैं एक डिसिप्लिन तरीके से चीज़ों को फॉलो करना चाहता हूँ कि भाई मेरे को 6 घंटे 8 घंटे तो आप लोग पढ़ाई दीजिए बिठा के, तो लाइव ये आपको लाइव फ्रॉम क्लासरूम क्लासेस भी मिलती हैं इसमें, स्टूडियो से भी, जैसे मैं स्टूडियो से लाइव हूँ, ये क्लासेस भी आपको मिलती हैं। बस डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। बस ये नहीं सोचना कि एक दिन 20 घंटे पढ़ लिया और एक दिन मैं पढ़ूंगा ही नहीं। अब अगर ऐसे सोचेंगे तो बात नहीं बनेगी। एक डिसिप्लिन के तहत आपको काम करना होगा। डेली 6 घंटे तो डेली 6 घंटे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।